उषा और उसका पूरा परिवार शांत किस्म का था, पर उषा की बहू कोमल, मजाल है कि वो 2 मिनट शांत बैठ जाए। जब से कोमल के कदम उषा के घर में आए थे, तब से मानो जैसे उषा के लिए उसके घर की शांति चली गई थी। आइए देखते हैं कोमल और उषा को। माँ जी, आपको पता है, मैं मेरे मायके में सबसे समझदार और बड़ी थी। मेरी माँ तो मेरी तारीफ करते करते नहीं थकती थी, यहाँ तक कि आसपास के लोग भी ना बस मेरी ही तारीफ करते रहते। बहू तो ना खाली बकवास किए जा रही है, तुझसे बस बातें करवा लो, ये नहीं कि थोड़े काम भी कर लो। खुद को इतनी संस्कारी कामकाजी बता रही है, पर 9 बजने वाले हैं सुबह के। बेचारा मेरा बेटा बिना लंच लिए ऑफिस चला गया, पर तू है कि अभी भी गप्पे मार रही है काम करने के बदले। माँ, हमारे घर में लोग ही कितने हैं, गिनती के 4-5, और वैसे भी रवि जी को ऑफिस से खाना मिलता है ना, इसीलिए तो सुबह उठकर लंच नहीं बनाती मैं। कोमल बहू, रवि को ऑफिस में लंच मिल जाता है, मुझे नहीं। मुझे तो इस घर में तू ही खाना बनाकर खिला सकती है। अरे थोड़ा तो मुझ पर तरस कर। और अब मुंह कम चला और हाथ ज़्यादा। आपने ना बिल्कुल सही कहा, मेरे दिमाग से ये बात ही निकल गई थी कि मैं बात करते करते भी काम कर सकती हूँ। लो जी। कोमल बात करते करते काम पर लग जाती है। बेचारी कोमल अपनी सास से बात कर ही रही होती है कि उषा वहाँ से चली जाती है और कोमल को पता भी नहीं चलता। कुछ देर बाद जब कोमल पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि उसकी सास तो वहाँ है ही नहीं, जिसके बाद वो रोटियां बनाते हुए खुद से ही बातें करने लगती है। माँ जी भी ना बिल्कुल अजीब है। पहले तो उन्होंने मुझे खुद कहा कि खाना बनाते हुए बात करो, और अब जब मैं उनसे बात कर रही हूँ तो बिना बताए चली गई। वैसे भी मेरा तो किसी से बात करने का मन ही नहीं करता, वो तो माँ जी के कहने पर मैं उनसे बात कर रही थी। हमेशा की तरह एक बार फिर कोमल की बकवास बातें शुरू हो जाती है और ये देखकर उषा वहाँ से 9-11 हो जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कोमल अपने पति रवि के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है। अच्छा लग रहा है ना कोमल यहाँ आकर? देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना और उसे समझने की कोशिश करना। आपने रेस्टोरेंट तो बहुत अच्छा चुना है। वैसे क्या बात है जो आज मुझे यहाँ अचानक से ले आए? शादी को इतने दिन हो गए, पूरे 1 महीने से आप मुझे कहीं लेकर नहीं गए, और आज यहाँ अचानक। अरे वही तो बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो। आज मेरे मालिक के साथ हमारा डिनर है, वो यहाँ अपनी बीवी के साथ आ रहा है और उन्हीं के कहने पर मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ उनके सामने ऐसी बातें मत करना जिससे मेरा प्रमोशन रुक जाए। और हाँ, तुम कुछ ऑर्डर मत करना, मैं खुद ऑर्डर करूँगा, ठीक है? क्या हुआ अगर आज आपके बॉस और उनकी बीवी आ रही है तो? और रही बात प्रमोशन की, तो वो तो होकर ही रहेगा, और आप उनके एम्प्लॉय के साथ दोस्त भी तो है, इसीलिए तो उन्होंने हमें इस रेस्टोरेंट में इनवाइट किया है। और आप तो ऐसी बात कर रहे हैं रवि जी जैसे कि मैं अनपढ़ गंवार हूँ, और मैं खाती ही क्या हूँ, चाउमीन, समोसा, बर्गर। पर मैं ये सब ऑर्डर नहीं करूँगी यहाँ, मैं तो कुछ अलग और नया खाऊंगी। अच्छी बात है, पर तुम शांत रहना। मेरी तुमसे 2 हाथ जोड़कर बस एक रिक्वेस्ट है। रवि अपने बॉस के आने से पहले ही कोमल को अच्छे से समझा देता है, पर कोमल वो कहाँ मानने वालों में से थी। कुछ देर बाद जब रवि का बॉस अपनी बीवी के साथ आता है तो उसकी सुंदर सी बीवी को देखकर कोमल के मुंह से रवि के मालिक की बीवी ईशा के लिए अपने आप तारीफें निकलने लगती है। OMG, you are looking so beautiful. What is your name? थैंक्स, आई एम ईशा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। पर मुझे ना तुमसे मिलकर ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छा लगा। पूछो क्यों? क्यों? तुम खुद ही बता दो। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे पति की वजह से ना आज पहली बार और इतने दिनों बाद मैं अपने पति के साथ इतने अच्छे रेस्टोरेंट में आई हूँ। ये रेस्टोरेंट तो 5 स्टार होगा ही, है ना? कोमल, सच में तुम कितनी प्यारी हो और कितनी अच्छी बातें करती हो। वो तो मैं हूँ ही, इतनी प्यारी कि किसी का भी दिल चुटकियों में जीत लेती हूँ। और तुम्हें पता है, मेरी इसी क्यूटनेस पर रवि भी फिदा हो गए थे। कोमल आज ईशा से पहली बार मिली थी, पर कोमल और ईशा को देखकर लगता ही नहीं कि वो दोनों पहली बार मिल रहे हैं। कोमल ईशा से काफ़ी देर तक बातें करती है। बेचारा वेटर वहाँ आकर खड़ा हो जाता है और उनके ऑर्डर का वेट करता है, पर कोमल की बातें खत्म ही नहीं होती। जिसके बाद रवि कोमल से कहता है, कोमल हम साथ ही में बैठे हैं, बाकी बातें बाद में करते रहेंगे, है ना? अभी कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। बेचारा वेटर देखो कब से यहाँ खड़ा है हमारा ऑर्डर लेने के लिए।
अरे वेटर भैया, थोड़ी देर बाद आ जाते, आपकी वजह से ना हमारी बातें अधूरी रह गई। वैसे आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? यही कुछ 4-5 सालों से। वैसे आप मुझे अपना ऑर्डर दे दीजिए, जल्द से जल्द आपको आपका ऑर्डर मिल जाएगा। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, ले लीजिए हमारा ऑर्डर। वैसे ऑर्डर ना कौन सा भागा जा रहा है? एक बात बताइए, आपकी उम्र तो ज़्यादा नहीं लग रही, क्या वजह है जो आप इस रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं? आप भी मेरे पति की तरह किसी अच्छी कंपनी में काम कर लेती। अगर अच्छी कंपनी में काम करते तो मालिक के साथ आप भी किसी 5 स्टार होटल में ऑर्डर दे रहे होते। मैम, मैंने होटल मैनेजमेंट किया है और ये मेरा पैशन है। मैं खुश हूँ अपनी नौकरी से। आई एम सो सॉरी, आप हमारा ऑर्डर ले लीजिए और जाइए। दरअसल ना मेरी बीवी को बातें बनाने की आदत है, और कोमल वो उसकी चॉइस है, तुम अपनी एडवाइस कुछ देर अपने पास रखो। इस तरह से रवि कोमल को चुप करवा देता है और वेटर ऑर्डर लेकर चला जाता है। कुछ समय बाद वेटर दोबारा ऑर्डर लेकर आता है और अब तक कोमल बेचारी ईशा को ही पका रही होती है। मैम, आपका ऑर्डर। और तुम्हें पता है, मेरी शादी को तो 3 साल हो गए हैं। मेरा शहर ज़्यादा सुंदर था, पूरा पहाड़ी इलाका, बारिश के मौसम में तो जो मज़ा आता। सर, मैडम तो सुन ही नहीं रही। मैं आपका ऑर्डर यहाँ रख देता हूँ। अगर आपको और कोई हेल्प चाहिए तो मुझे याद करना। वेटर ऑर्डर वहीं पर रखकर चला जाता है। रवि अपने बॉस के साथ खाना खा लेता है, तो वहीं ईशा भी कोमल की बातें सुनकर खाना खा रही होती है। पर कोमल की इतनी सारी बातें सुनकर बेचारी ईशा खाने को अब इंजॉय नहीं कर पाती। वहीं दूसरी ओर कोमल बात करने में इतनी व्यस्त होती है कि वो कुछ खाती ही नहीं। और तभी अचानक से हम सबका तो डिनर हो गया है। वैसे कोमल, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और रवि अगली बार जब इस तरह की मीटिंग होगी तो तुम अपने बॉस के साथ अकेले मिल लेना। दरअसल ना मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं। अच्छा कोमल, तुमसे फिर मुलाकात होगी, अभी हमें चलना चाहिए। अरे पर इतनी जल्दी? अभी तो हमने कुछ खाया भी नहीं, हमारा ऑर्डर भी ऐसा का ऐसा ही रखा है। कोमल, हम सब ने खा लिया, बस तुमने ही नहीं खाया। अब तुम घर चलकर खा लेना, रात भी ज़्यादा हो गई है। ईशा जैसे तैसे बहाने करके अपने पति के साथ वहां से निकल जाती है। रवि भी कोमल के साथ निकल जाता है, पर तभी रवि की रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है। वो मैकेनिक को बुलाता है, जहां कोमल अपनी फालतू की बकवास से बेचारे मैकेनिक के दिमाग की भी दही कर देती है। मैडम, मुझे काम करने दीजिए। क्यों मेरे दिमाग की दही कर रही हैं आप? मुझे मेरे काम पर कंसंट्रेट ही नहीं करने दे रही। अरे भाई साहब, कैसे झेलते हैं आप अपनी बीवी को? अरे तुम तो बड़े बदतमीज हो। मैं बातें कर रही हूँ तुमसे तुम्हारे बारे में पूछ रही हूँ ताकि तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूँ, और तुम मेरे ही पति से मेरी बुराई कर रहे हो। और रवि जी, आप चुपचाप सुन रहे हो, वो मेरी इंसल्ट कर रहा है। मैं क्या बोलूँ कोमल मैकेनिक को? मैं तुम्हें कह तो रहा हूँ चुप हो जाओ, उसे काम करने दो, पर तुम हो जो उसकी बीवी, बच्चे, उसके प्रोफेशन के बारे में पूछ रही हो। हर कोई अपने बारे में किसी को सब कुछ नहीं बताता, और मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि अपनी ज़ुबान पर थोड़ा सा लगाम दो। तुम इतना पकाती हो इंसान को कि इंसान तुमसे फ्रस्ट्रेट हो जाता है। आप भी मुझे, वो भी इस मैकेनिक के सामने ऐसे रास्ते में। जो कोमल कभी चुप नहीं होती थी, आज पहली बार वो चुप हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पूरे रास्ते कोमल किसी से बात नहीं करती और घर जाकर रवि की अच्छे से शिकायत करती है। अब आप ही बताइए माँ जी, इन्होंने जो किया मेरे साथ, क्या वो सही था? इन्हें अगर मुझे डांटना भी था, समझाना था, कुछ भला बुरा कहना था तो घर में आकर करते ना, पर इन्होंने तो मेरी इज्जत का फालूदा निकाल दिया। माँ, अगर ये लोगों के दिमाग की दही करेगी तो इसके साथ भी तो वही होगा ना। आप नहीं जानती, जाते हुए इसने मुझे पकाया, फिर वहाँ ईशा मैडम को पकाया, और फिर आते हुए बेचारे उस मैकेनिक के दिमाग की दही कर दी। इसकी वजह से 1 घंटे का काम 2 घंटे में हुआ। बेचारा मैकेनिक इसकी बातों से पक गया, तब जाकर उसने इसके सामने हाथ जोड़ ली। अब आप बताओ माँ, मैं क्या करता? उस समय गलती तो इसी की थी ना। मैं मानती हूँ बेटा, गलती बहू की थी, पर बहू का कहना भी तो जायज़ है। हमें अपनी बीवी की इज्जत करनी चाहिए। बाहर तुझे कुछ कहना था तो तू घर जाकर बोल देता, और बहू तो घर में हर किसी का दिमाग खाती है, चलता है, पर बाहर तो अपनी ज़ुबान पर लगाम दे। अगर तू इसी तरह से बोलती रही और लोगों को परेशान करती रही तो एक दिन तुझे भी जिल्लत सहनी पड़ सकती है। उषा अपने बेटे बहू को अच्छे से समझाती है, जिसके बाद कोमल काफ़ी हद तक अपनी सास की बातों को समझ जाती है। तो वहीं रवि भी समझ जाता है कि उसने भी कोमल के साथ सही नहीं किया। उत्तर प्रदेश में मिश्रा जी का छोटा सा परिवार रहता था।
परिवार में मिश्रा जी, उनकी पत्नी और एक बेटा ही था। बेटी की उम्र शादी की हो चली थी, पर बेटा ऐसा कि हर रोज नहीं नहीं करके भी 3 लड़की को रिजेक्ट ही कर दिया करता था। एक शाम, अरे रौनक की अम्मा, 7 बजे तक तैयार हो जाना, याद है ना, हमें आज शर्मा जी के बेटे की शादी में जाना है। अरे मोरी मैया, मैं तो भूल ही गई थी आज शादी में जाना है। हद हो गई, अब दोपहर का बचा हुआ खाना कौन खाएगा? तुम्हें बचे हुए खाने की पड़ी है। हे भगवान, सारे नमूने मेरे ही किस्मत में लिखने थे तुम्हें। अच्छा, फ्रिज में रख देती हूँ, कल आपको ही नाश्ते में परोस दूंगी। साड़ी भी इस्त्री करनी बाकी है। भगवान जाने मैं अकेली जान क्या क्या करूँ। अपने सुपुत्र की सेवा से फुर्सत मिले तब तो आपको कुछ याद रहेगा ना लीला जी। अपने होनहार सुपुत्र को तैयार होने को तो कह दीजिए। रौनक को खास लाने के लिए कहा है सबने। क्या पता वही कोई लड़की पसंद आ जाए आपके लाड़ साहब को। क्या जी, आप भी ना बस मेरे बच्चे के पीछे पड़े रहते हो। आएगा तो कह दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए, हम माँ बेटे समय पर ही तैयार हो जाएंगे। रात को सभी शर्मा जी के बेटे की शादी में पहुंचते हैं। मिश्रा जी की नजरें तो बस बहू की तलाश में ही लगी हुई थी। अरे मिश्रा जी, खाना लग गया है, चलिए आप भी पेट पूजा कर लीजिए। अरे बेटे की उम्र निकली जा रही है, खाना कैसे उतरेगा भला शर्मा जी, आप ही बताइए। बेकार में फिक्रमंद हो रहे हैं आप। अरे जरा गोलगप्पे के स्टॉल पर तो देखिए, हमारा रौनक मेरी भतीजी से बात कर रहा है। जब से आया है दोनों साथ ही हैं, इसीलिए तो मैंने रौनक को खास लाने के लिए कहा था। स्वीटी, शर्मा जी की भांजी स्वीटी के लिए लड़की की तलाश थी, जो अब पूरी होती दिख रही थी। जिस रौनक को कोई लड़की पसंद नहीं आती थी, स्वीटी ने उसका मन कैसे मोह लिया, ये तो भगवान ही जाने। फौरन ही दोनों के घर वालों में बात हो जाती है और क्या, चट मंगनी पट गया। स्वीटी शर्मा अब स्वीटी मिश्रा बन जाती है। दोनों घर प्रवेश करने के लिए दरवाजे पर खड़े होते हैं। लीला पूजा की थाली लाती है। इतनी बड़ी थाली से आरती करोगी मम्मी जी? इसके आधे साइज की भी प्लेट में अगर पापा को खाना दिया होता तो यूं तिल्ली से ना लगते। स्वीटी की बात सुनकर सभी मेहमान हक्के बक्के रह जाते हैं। बात को संभालने के लिए मुरली कहता है, चलो कोई तो आया इस घर में जो मेरे लिए बोलेगा। रस्म पूरी करके स्वीटी घर पर आ जाती है। स्वीटी किचन में अपनी पहली रसोई बनाने जाती है। क्या बनाऊं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। हाय भाभी, पहले ही दिन किचन में। मैं तो बस घर देख रही थी। वैसे पापा कह रहे थे कि कोमल को तो पानी उबालना भी नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, सब सिखा दूंगी। पापा ने झूठ क्यों कहा? मैं तो सब कुछ बना लेती हूँ। अरे अरे, कवर करने की कोई बात नहीं है। नहीं आता तो नहीं आता, पर मुझे आता है। अच्छा, ऐसी बात है तो कुछ मीठा बनाकर दिखाओ। स्वीटी कोमल से मीठा बनाकर सबको परोस देती है। ये तो बिल्कुल कोमल के हाथों का बना लग रहा है। लगता है घर पर मम्मी खाना बनाती ही नहीं थी, जो आपको कोमल के हाथों का स्वाद याद है। ये भी सही है। लीला बड़ी बड़ी आंखें कर मुरली की ओर देखती है। बहुत हंसी निकल रही है। ये गाज तुम पर भी गिर सकती है। आज शाम को मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई के लिए आने वाली हैं। अपनी प्यारी बहू को तैयार रहने को कह देना। शाम के समय मोहल्ले की औरतें लीला के घर पहुंचती है। अरे नई बहू रानी, तनिक आवा हो। ओ, तो आप ही हैं वो चुगलखोर चंपा? हाँ, क्या कह रही हो तुम? क्या मतलब है इसका? क्यों, चुगली नहीं करती क्या आप? आपने नहीं कहा था मम्मी को कि सुनीता भाभी तो 100 रुपए की साड़ी को 1000 की बताती है? पापा जी बता रहे थे मुझे। और ये तो हम बोले ही नहीं। हम तो कहे थे कि भाई साहब को खाना नहीं देती है भाभी। अरे मुंह में कीड़े पड़े तेरे, शर्म कर ले चंपा। तुझे मैंने काम पर रखा और तू मेरे ही बारे में सबके बीच में ये कह रही है? और लीला, तू सुनती है ना चुगली मेरी? नहीं रहना मुझे यहाँ। सभी औरतें बिना रस्म पूरी किए ही चली जाती है। मुरली लीला से कहता है, स्वीटी को समझना ही होगा कि हर समय उसकी टांग खिंचाई की आदत एक दिन उसके लिए ही तकलीफ का कारण बनेगी। खुद पर आई तो समझ गए ना, अब बहू को समझाने का समय आ गया है। अगली सुबह स्वीटी की माँ और मामा उसके ससुराल पहुँचते हैं। मम्मी, मामा, आप लोग यहाँ? स्वीटी जैसे ही उनके गले मिलती है, मीना कहती है, तूने हाथ धोए अपने? नहीं ही धोए होंगे। अरे क्या बताऊं रौनक बेटा, इस लड़की की ना आदत है वॉशरूम से लौटकर हाथ ना धोने की। मम्मी, ये सबके सामने आप क्या कह रही हैं?
थोड़ी देर में खाना लग जाता है। सब खाने पर बैठ जाते हैं। अरे मूली की सब्जी से तो तुझे गैस हो जाती है ना बेटा। अब क्या बताऊँ समधन जी, जिस दिन मूली खा लेती है ना बाबा ना। मोमो जी क्या बोल रहे हैं आप ये? वही जो तू सबके साथ करती है। मैंने ही तेरे परिवार वालों को यहाँ बुलाया तुझे सबक सिखाने के लिए। मुझे लगा था शादी के बाद तो तेरी हरकतों में सुधार आएगा बेटी, पर नहीं। तूने एक बार भी सबके सामने अपने ससुराल वालों की मजाक उड़ाते हुए सोचा नहीं। सॉरी, अब मुझे समझ में आ गया है। मुझे आप लोग माफ कर दीजिए। स्वीटी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और पूरा मिश्रा परिवार फिर से खुशहाल हो जाता है। ये क्या, इतने समय में तुम लोगों से एक चोरी का केस भी सॉल्व नहीं हुआ? सर, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर वो चोर बहुत शातिरा है। जिस प्लानिंग के साथ चोरी करता है, सबूत और उस चोर दोनों का मिलना मुश्किल हो रहा है सर। बचपन से चोर पुलिस खेलते हुए प्रीतो आज सच में एक पुलिस अफसर बनकर अपना सपना जी रही होती है, जब तक ये चोरी वाला केस उसके पास नहीं आता। खड्डूस बहुत परेशान कर रहा है ना, कहो तो टपका दूं। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन फिर चोर कभी पकड़ा नहीं जाएगा। अरे इतनी टेंशन मत लो ना, आई एम टेलिंग यू, एक सबूत मिला नहीं कि चोर जेल में होगा। अब चोर को पकड़ने की बात प्रीतो ठान लेती है और लग जाती है काम पर, जिसके कुछ दिनों बाद मार्केट की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप पर चोरी की खबर आती है, जिसे सुनते ही प्रीतो वहां पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर देती है। मैडम, वो हमारी दुकान का सबसे महंगा 1 करोड़ का 9 लाख हार है। इतना महंगा हार? मतलब किसी सेफ जगह ही रखा होगा ना? हाँ, रखा तो था, लेकिन एक कस्टमर के आने पर सर ने उसे बाहर निकलवाया था और उसी वक्त पता नहीं कहां से पूरी दुकान में धुआं धुआं हो गया। थोड़ी देर में जब सब ठीक हुआ तो देखा तो हार ही गायब था। प्रीतो वहां मौजूद सब लोगों की तलाशी लेने लगती है, पर कोई सबूत नहीं मिलता। इस बात को महीने बीत जाते हैं, जिसमें कई बड़ी जगहों पर दूसरी चोरियां भी हो चुकी होती है, लेकिन एक भी बार प्रीतो को चोर का कोई सुराग नहीं मिल पाता, जिससे परेशान प्रीतो केस छोड़ने की बात सोचती है। एक चोरी का केस सॉल्व नहीं कर पाने पर केस छोड़ देना, अब इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? शायद मेरा इस वक्त तुमसे शादी के लिए पूछना, अब वो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम ना बोलकर शर्मिंदा करोगी या हाँ बोलकर खुश करोगी। अनुज से बहुत प्यार करने की वजह से प्रीतो तुरंत हाँ बोल देती है। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। ससुराल पहुंचकर भी प्रीतो की खुशी का ठिकाना नहीं होता। तभी एक रात उसकी पहली रसोई के बाद ससुर जी प्रीतो को 9 लाख का हार गिफ्ट करते हैं, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। तुम्हारी सास ने अपने लिए बनवाया था, लेकिन ये तुम पर ज्यादा अच्छा लगेगा। वो मन ही मन सोचती है, क्या ये वही चोरी वाला हार है या सिर्फ मेरा वहम है? वो कुछ बोले बिना चुपचाप हार रख लेती है और अगले दिन स्टेशन पहुंचकर दोबारा चोरी के केस वाली फाइल और सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है, जिसमें हार के साथ सास भी दिखाई देती है। शक सही था, चोरी वाला हार ही है, और देखो तो चोर भी सामने ही मौजूद है। इसी शक के साथ प्रीतो घर वापस आकर सीधा सास को कन्फ्रंट कर देती है। मुझे तो लगने लगा था कि कभी पूछोगे ही नहीं। वैसे पता नहीं था कि तुम्हारा कंप्यूटर इतना स्लो है। एक औरत को ढूंढने में भला कोई इतना समय लगाता है? ओह सॉरी, लेकिन आप फिक्र ना करें, अब उस औरत को जेल के अंदर डालने में ज्यादा समय नहीं लगाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बस तुम्हारी पूरी लाइफ, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ। सास की बातों से प्रीतो कंफ्यूज हो जाती है, जिस पर वो उसे सीसीटीवी फुटेज दोबारा देखने को बोलती है, जिसे देखने पर प्रीतो को समझ आता है कि सास उसमें कहीं भी चोरी करते हुए दिखाई नहीं दे रही और बिना सबूत के प्रीतो कुछ कर भी नहीं सकती। प्लान तो अच्छा किया था, लेकिन एक दिन तो कोई गलती होगी ना, और तब मैं आपको जेल में जरूर डालूंगी। मुझे पता है एक दिन तुम्हें सच्चाई जरूर मिलेगी, लेकिन जेल जाना, ओहो, आई हाईली डाउट बेटा। इस सब को एक चैलेंज समझकर प्रीतो काम पर लग जाती है, जिसमें वो पुरानी चोरियों की दोबारा जांच से लेकर हर समय सास पर कड़ी नजर रखने तक के सारे काम करती है। फिर भी उसे सास के खिलाफ कुछ नहीं मिलता। इतनी सारी चोरियां और एक भी सबूत नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है?
यहाँ प्रीतो पुराने केस में उलझकर सबूत ढूंढ रही होती है और दूसरी तरफ शहर में बड़े नेता के घर करोड़ों की ज्वेलरी के साथ पैसे और न जाने कितनी चीजों की चोरी हो जाती है, जिसे सुनते ही प्रीतो सास के पास पहुंचती है, जो घर में बैठी टीवी पर वही न्यूज देख रही होती है। नेता, आपको कोई दूसरा नहीं मिला? पता भी है कि वो कितना खतरनाक इंसान है। लोगों के पैसे और सुकून लूटकर शांति से सो रहा था, इसलिए मैंने सब वापस ले लिया। वैसे अभी भी इस मोटी चर्बी के बैंक बैलेंस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ओह अच्छा, इतनी चोरियां करने के बाद अब आपको लोगों की फिक्र होने लगी। प्रीतो की बात का कोई जवाब दिए बिना सास चली जाती है, लेकिन सास की बातों से कंफ्यूज्ड प्रीतो सोच में पड़ी दोबारा स्टेशन पहुंचती है तो उसके दिमाग की घंटी बजती है। 1 मिनट, मम्मी घर में टीवी देख रही थी, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इस एक पॉइंट के साथ प्रीतो जैसे ही इन्वेस्टिगेशन का रुख बदलती है तो उसे सुराग मिलने लगते हैं और उसमें कुछ ऐसा मिलता है जिससे वो एक बार फिर हैरानी में आकर दोबारा सास के पास पहुंच जाती है। मानना पड़ेगा, आप तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली, या ऐसा कहूँ कि आप दोनों। आखिर तुमने मेरा बादशाह ढूंढ ही लिया। हाँ, और उनके खिलाफ सबूत भी। अब सास नहीं तो ससुर सही, एक को तो जेल जाना ही है। तभी वहां ससुर आ जाते हैं। जेल में डालना होता तो पुलिस लेकर आती, अकेले नहीं। वो इसलिए क्योंकि मुझे पूछना था कि क्यों आप लोग ये चोरियां क्यों कर रहे हो। कभी सोचा है कि जब अनुज को पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी? प्रीतो ये सब बोल ही रही होती है कि टीवी पर एक और चोरी की न्यूज आने लगती है, जो इस बार कमिश्नर ऑफ पुलिस के घर हुई होती है। कुछ देर पहले पुलिस कमिश्नर के घर हुई 10 लाख की चोरी। सुनने में आया है कि चोर ने सिर्फ 10 लाख रुपए लिए, लेकिन और किसी दूसरी चीज को हाथ भी नहीं लगाया। आखिर उन 10 लाख में ऐसा क्या था? क्या ये सिर्फ कोई आम चोरी है या कोई मिस्ट्री? आप दोनों यहाँ हो, फिर ये चोरी? कुछ देर तक किसी का कोई जवाब नहीं आने पर अब प्रीतो को सारा सच समझ में आने लगता है और वो बौखलाहट में सर पकड़कर बाजू वाले सोफे पर बैठ जाती है। ये परिवार है या गुनहगारों का अड्डा? इतनी प्लानिंग, प्लॉटिंग, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं केस सॉल्व कर रही हूँ, पर नहीं, ये सब तो आप अपना मकसद पूरा करने के लिए मुझसे करा रहे थे। कहाँ है आपका बेटा? आने ही वाला है। प्रीतो, हम मानते हैं कि प्लान था, लेकिन अनुज सच में तुमसे प्यार करता है। इतनी देर में अनुज चोरी के पैसों के साथ घर वापस आ जाता है। ओह हाँ, शादी, ये मैं कैसे भूल गई। वो इसी प्लान का हिस्सा होगा ना? तो कैसा लग रहा है मिस्टर अनुज? आखिर आप सब अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गए। अब मैं सच नहीं बोल सकती क्योंकि उससे तो शक मुझ पर भी आ जाएगा। कांग्रेचुलेशंस। हाँ, शादी प्लान का हिस्सा था लेकिन प्यार नहीं। आई लव यू प्रीतो, और प्लीज एक बार हमारी पूरी बात सुन लो। मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया क्योंकि उस समय नेता के घर चोरी जरूरी थी, और फिर हम दोनों ने तुम्हें यहाँ रोका क्योंकि कमिश्नर के घर चोरी जरूरी थी। ये वही लोग हैं प्रीतो जो दुनिया में हर वाहियात और गलत काम करके लोगों की जरा भी परवाह किए बिना बस पैसे कमाने में लगे हैं। आपने ये सब शायद एक अच्छी सोच के साथ किया होगा, लेकिन है तो ये भी गलत ही ना। अब मैं किसी को सच्चाई नहीं बता सकती, लेकिन अब मैं यहाँ रह भी नहीं सकती। जा रही हूँ मैं।